सर एक बात बताइए, योगी जी का शासन कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है। लोग मुझे बोलते हैं अकबर साहब आप सबसे लड़ते हैं, डर नहीं होता। क्यों डरूंगा, किस लिए डरूं? मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। जैसे पूरे देश में अब एक विवाद छिड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद, और हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं आई लव महादेव। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? एक तरफ पीएम मोदी भागवत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भागवत है कि खुले मन से मोदी को खुला चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी वालों को बधाई हो, मुबारक हो, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पत्रकार आपके सामने सच लाए या वो सत्ता से सवाल करे तो इसके सिर्फ दो परिणाम हो सकते हैं। आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जुमे की नमाज को लेकर यूपी के कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद के बाद लगातार प्रशासन बुलडोजर और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। लगातार मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। टैरिफ विवाद को लेकर पुतिन ने की ट्रंप की आलोचना, कहा अमेरिका के दबाव में आगे नहीं भारत झुकेगा। पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान नहीं करते बर्दाश्त। पीओके में पाक सेना और सरकार के खिलाफ 5वें दिन भी प्रदर्शन, भीड़ ने कई गाड़ियों को लगाई आग। खैबर पख्तूनख्वा में भी छात्रों का प्रदर्शन, भागती दिखी मुनीर की सेना। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की। संवेदनशील इलाकों में बड़ी पेट्रोलिंग, पुलिस पीएससी और आरएएफ के जवान तैनात। यौन शोषण केस में आज चैतन्यानंद की होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद की रिमांड बढ़ाने की कर सकती है मांग। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, हिंसक झड़प। एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर लगाया मारपीट का आरोप। अब बताइए क्या क्या हो रहा है कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहाँ लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई एतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूँ मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अब दुनिया के सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में नंबर 1 बन गए हैं। 1 अक्टूबर को होरेन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी हुई है, जिसमें उनकी कुल संपत्ति $1.4 बिलियन, करीब 12,490 करोड़ रुपए बताई गई है। इस लिस्ट में जगह बनाकर शाहरुख खान ने हॉलीवुड स्टार अर्नाल्ड, टेलर स्विफ्ट, सेलेना गोमेज और टॉम क्रूज जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर जूही चावला और उनका परिवार है, जिसकी नेटवर्थ करीब 7,790 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर ऋतिक रोशन है, जिनकी संपत्ति 2,160 करोड़ रुपए है। बीते साल की लिस्ट में अमिताभ बच्चन चौथे और 5वें स्थान पर थे, लेकिन इस बार करण जौहर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 की होरेन लिस्ट में शाहरुख खान की संपत्ति 7,300 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी, यानी सिर्फ एक साल में उनकी नेटवर्थ लगभग 5,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। आपको बता दें कि शाहरुख की कमाई फिल्मों की फीस के अलावा उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। उनकी पत्नी गौरी खान डी डेकोर की फाउंडर हैं, जबकि बेटा आर्यन खान लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड डिव्योल को चलाते हैं, और हाल ही में उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा है। जैसे पूरे देश में अब एक विवाद छिड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद, और हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं आई लव महादेव। इसको किस तरीके से देखती हैं आप? इसको इस तरीके से देखती हैं कि जब लोग महादेव को प्यार कर सकते हैं तो मोहम्मद को भी प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बुरा लगने वाली क्या बात है? जब आप 10 जगह आई लव महादेव, आई लव राम सब कुछ कह सकते हो, तो आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते? वो एक जगह नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस मामले की शुरुआत ये हुई है कि अगर हम किसी चीज को शो कर रहे हैं, जबरदस्ती पुलिस आके लोगों को पकड़ रही है, इसका क्या मोटिव है? जब आप आई लव राम कहते हैं, जब तो पुलिस नहीं पकड़ती है। पुलिस जहाँ परमिशन देगी वहीं पर तो आप लगा सकते हैं पोस्टर बैनर। पोस्टर बैनर कहीं पर भी लगा सकते हैं, घर की परमिशन कहीं पर भी लगा सकते हैं, सब जगह फिर क्यों लगते हैं पोस्टर? औरों के पोस्टर क्यों लगते हैं? फिर बताइए, जवाब है आपके पास या सरकार के पास? नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, धर्म के मामले में जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो जहाँ जहाँ परमिशन देते हैं हमें वही काम करना चाहिए, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते।
गवर्नमेंट मेरी बात सुनिएगा, सड़क पे बैठ जाओ, गवर्नमेंट परमिशन देती है ना कि सड़क पे 9 दिन हम कुछ भी लगा सकते हैं। कब दिया गवर्नमेंट ने परमिशन कि आप सड़क पर? देखो आए दिन रोड घिरा रहता है, कभी आज ये पूजा हो रही है, कभी वो पूजा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तब तो रोड नहीं गिरता। अभी यहाँ ये निकल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है बता दो। अच्छा, ईद के समय क्या लोग सड़कों पर नहीं बैठते? वो पूरा साल में 1 दिन या 2 दिन होता है, ठीक है। आप देखो साल में 1 दिन क्यों होता है? आप देखो जब होता है इनका जुम्मा, पूरे 24 आवर्स में से अगर आधे घंटे कोई चीज रुक गई, सिर्फ आधे घंटे की नमाज होती है, इससे ज्यादा नहीं होता है। जुम्मे की नमाज सड़क पर होती है, आपको अगर पता हो तो सिर्फ जुम्मे की नमाज सड़क पर होती है, बाकी कोई नमाज सड़क पे नहीं होती है। 52 दिन होते हैं जुम्मे के, 52 दिन होते हैं ना, तो 52 दिन में आप पूरे साल में काउंट कीजिए, 365 डेज में 52 दिन क्या बैठे हैं? आप लगाइए, गणपति जी जब रखे जाते हैं ना सड़क पे, पूरा रोड जाम होता है। बच्चों को अगर ट्यूशन छोड़ने भी जाना हो तो हमें रास्ता नहीं मिलता है। जो बता रहा हूँ, गणेश जी हर जगह नहीं होते, वो गणेश जी वो जो मानता है वो अपने आगे लगाता है, किसी घर के आगे नहीं लगाता। अरे जब गली में लग रहा है तो घर के ही आगे होता है, जब गली में लगा है तो घर के ही आगे होता है। तो उसमें पूरे दिन में अपने घर के आगे बैठने के लिए बामन, हाँ तो आप करोगे ना, हाँ सब तो नहीं करेंगे ना। अलाउ कर सकते हैं तो हम नमाज को भी अलाउ कर सकते हैं, अलाउ करने में दिक्कत नहीं है, अलाउ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीजों पे हिंसा होगी तब तो सरकार एक्शन लेगी ना। गलत चीजों पे होनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, योगी जी का शासन कैसा लग रहा है आपको? जिस तमाम चीजों पे बिल्कुल गलत लग रहा है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री, एक स्टेट का वजीर आजम, एक स्टेट का जिम्मेदार, उसके वहाँ इतनी बड़ी उपाधि पे बैठने के बाद कोई आदमी अगर किसी को गलत कहे, किसी भी कौम को लेके, किसी की भी धर्म को लेके, क्या अच्छी बात है? उसके मुंह से अच्छी लगती है क्या ये बात? सर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है, जो उपद्रव करते हैं, जो दंगा करते हैं, जो ऐसी मानसिक स्थिति रखते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी आवश्यक है। तो यहाँ पर न हिंदू आया, न मुसलमान आया, न सिख आया, न जैनिज्म आया, न बुद्धिज्म आया। मान लिया हमने, ठीक है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। आए दिन जो है ये जो होता है कि जय श्री राम कहो, ये कहो, वो क्या है भाई? वो उपद्रव नहीं है क्या? बोलिए। नहीं, जो लोग अगर जबरदस्ती ये भी कहलवाते हैं जय श्री राम, वो भी गलत है। मैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग का क्या होगा? उनका क्यों इलाज नहीं होता? जिस आदमी ने वहाँ पे जिसकी वजह से झगड़े का कारण बना, उसको रिहा कर दिया, वो उपद्रव नहीं था। की बात कर रहे हैं, विकास दुबे का नाम आप भूल गए, जो इतना बड़ा मर्डरर था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, कोई नहीं बचा सका उसको। आप कह रहे हैं नहीं, मैं इसके धर्म को लेकर नहीं मान रहा, लेकिन अगर दंगा अगर मैं करूंगा ना तो मुझे पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे। बेशक इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को मेरी वजह से कहीं यहाँ से 2 आदमियों में झगड़ा हुआ है और मुझे पुलिस उठा के ले गई और फिर छोड़ दिया, क्या किया भाई? उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताइए। जी सर, क्या नाम है आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से यूपी में बवाल मचा हुआ है, धर्म को लेकर बातें हो रही है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, अब योगी जी भी फुल एक्शन मोड में दिख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? समझ नहीं आता ऐसे देखते हैं। जी सॉरी, समझ नहीं आता ऐसे देखते हैं। साफ शब्दों में कहें सर, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आता, वो सिर्फ अपना सोचते, किसी का सोचते। गलत हो रहा है, सही हो रहा है? अच्छा, अपना सोचते, किसी का नहीं कैसे गलत हो रहा है? अगर 2 शब्दों में बता सके। अरे यार, किसी के भी धर्म की है, वो अपना मानते तो उन्हें मानने दो ना, तुम क्यों अपने टांग अड़ा रहे हो भाई? अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो अपने धर्म को माने। अगर हिंदू मानता है हमें कोई मतलब नहीं पड़ा, ठीक है, वो अपने मानता है, और मुस्लिम माने तो तुम्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्शन तो दंगाइयों के खिलाफ हो रहा है ना, धर्म के मामले में कहाँ हस्तक्षेप हो रहा है? एक्शन तो जो दंगा करे थे उन पर हो रहा है, जो पुलिस वालों को मारने की बात करे थे उन पर हो रहा है, जो सर मारे नहीं ना, वो तो सर तन से जुदा की नारे लगाए थे उन पर हो रहा है। अरे तो बहस करता हूँ यार। उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार हुआ जो स्टूडेंट फोटेज कर रहा है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान फोटेज कर रहा है, हुआ का सीएम बोल देता ये सबके सब आतंकवादी है। मैंने हक बात बोलने क्यों बोला? सबको बुला करके पूछा है सीएम वहाँ का, ये सब आतंकवादी है, गलत बात क्यों गलत पूछा है? आपकी क्या मांग है? आपकी मांग को स्वीकार किया जाएगा? ये बकवास करने आ जाते हैं, फंसाया जा रहा है, बिल्कुल फंसाया जा रहा है, तो इनके मुताबिक फंसाया जा रहा है। सरकार के हाथ में बड़े बड़े मुद्दे से जो है ना पीछे हट रहा था, इसलिए जो उनको फंसाया गया। एक तरफ पीएम मोदी भागवत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ भागवत है कि खुले मन से मोदी को खुला चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस बार तो भागवत ने मोदी की ऐसी कमजोर नस दबाई है कि मंच पर बैठे गडकरी भी हैरान रह गए हैं। आपको बता दें, संघ के कार्यक्रम में पहले तो भागवत ने कहा कि जब जनता के हिसाब से नीतियां नहीं होती तो जेनजी जैसे आंदोलन होते हैं। पर संघ प्रमुख ने मोदी की विदेश नीति से लेकर ट्रंप की धज्जियां उड़ाई हैं तो बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल बयानों से साफ है कि अब टेबल टर्न हो चुकी है। पहले नड्डा ने कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है और अब संघ ने 75 का होते ही पीएम मोदी को चलता कर दिया है। एक तरफ भागवत ने 75 का होने पर मोदी से इस्तीफा मांगा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने डिमांड की है कि मोदी को रिटायर करके गडकरी को प्रधानमंत्री
बना देना चाहिए। यूपी वालों को बधाई हो, मुबारक हो, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य में उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की हकीकत खुद केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़ों ने खोल दी है। योगी जी बार बार कहते हैं कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित है, कानून का राज्य है, और यहाँ तक कि यूपी को बार बार राम राज्य कहकर भी संबोधित किया जाता है। लेकिन हकीकत देखिए, आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में यूपी में 66,381 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए, जिसमें 3,556 बलात्कार के मामले, जिनमें 301 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप शामिल है, 2,141 दहेज हत्याएं और 15,074 महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने के केस सामने आए। इतना ही नहीं, दलितों के खिलाफ भी 15,130 अपराध दर्ज हुए। यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या पूरे देश पे सबसे ज्यादा रही। महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल सब पीछे रह गए। अब सोचिए, जब मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि यूपी में दंगे नहीं, महिलाएं सुरक्षित है, तो क्या एनसीआरबी के ये आंकड़े दावों को झूठा साबित नहीं करते? सवाल ये है कि सरकार को सच में महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, या फिर वक्त सिर्फ राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और हिंदू मुस्लिम करने में ही बीत जाएगा? जब एक समुदाय के पेट से जुड़ी रोजी रोटी की सवाल बन जाए तो मजहब नहीं, इंसानियत खतरे में है। इंदौर के शीतला मतला बाजार में एक खौफ का माहौल बनता जा रहा है। करीब 200 मुस्लिम दुकानदारों और कर्मचारियों को उनके काम धंधे से बेदर्दी से बाहर किया जा रहा है। सरकारी आदेश जैसा कुछ नहीं है, लेकिन दुकानदारों को खाली करवाने का फरमान सुनाया है। इंदौर से बीजेपी विधायिका मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने, जिसके बाद मुस्लिम लव जिहाद कर रहे हैं कहकर सभी को निकालने का काम शुरू हो गया है। एकलव्य का कहना है ज्यादातर हिंदू महिलाएं सामान खरीदने आती है और मुस्लिम सेल्समैन उन्हें लव जिहाद में फंसा लेते हैं। मुस्लिम व्यापारियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर लिए खड़े हुए, जिन पर लिखा था, जब हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर बांटा जाए तो याद रखना, हम पहले भारतीय हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक चेतावनी है उस सोच के खिलाफ जो पहचान को इंसानियत से ऊपर रखती है। एक हिंदू दुकानदार ने भी खुलकर कहा, हम भाई हैं, एक ही छत के नीचे काम करते हैं। इस तरह का भेदभाव हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश। ये मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं, ये भारत की न्याय व्यवस्था, संविधान की आत्मा और आम आदमी के हक का सवाल है। जब पहचान रोजगार से बड़ी बना दी जाए, तब संविधान की नींव हिल जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार में गुंडा राज चरम पर है और बीजेपी जेडीयू ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि 2,862 हत्या के मामले हुए, 902 बलात्कार और 14,371 अपहरण की घटनाएं दर्ज हुई। महिलाओं और दलित आदिवासियों पर अपराध 30,000 से ज्यादा है। जनता डर के साए में जी रही है, अपराधी बेखौफ हैं और सरकार खोखले प्रचार में व्यस्त है। मगर अब ये वोट चोरी की सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। जनता जाग गई है और इस बार बिहार में बदलाव आएगा। बदलाव जरूरी है। आप सबसे लड़ते हैं, डर नहीं होता। क्यों डरूंगा? किस लिए डरूं? मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ। मेरी आवाज तो कमली वाले रख लेंगे। मैं क्यों डरूं किसी से? अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो मैं पलट कर उसको डराता हूँ, डरता नहीं हूँ। ये होना है। डर और मुसलमान एक साथ नहीं जाते। गए वो दिन वो डराते थे और हम डरते थे, नहीं। अब हम किसी को डराना भी नहीं चाहते, किसी से डरना भी नहीं चाहते। अगर कोई डराएगा तो दस्ते पे औंधा लिटाना भी हम जानते हैं। बाप रे हमको आता है। लेकिन याद रखो, अगर मैं ये जुमलों को अदा कर रहा हूँ बेबाकी के साथ, हिम्मत के साथ, आपको मेरे जुमले पसंद आ रहे हैं, तो ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये आपकी वाबस्तगी, आपकी मोहब्बत की ताकत है कि मुझे मालूम मेरे साथ आप हैं। आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो। वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे हैं? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस सुनू बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं और कानून की गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना, कानून को हाथ में मत लो। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसी गिरफ्तारियों से बार बार संदेश दिया जाता है कि कभी भी किसी के खिलाफ गोदी मीडिया और आईटी सेल गद्दार होने, पाकिस्तान परस्त होने का माहौल बना सकता है और उसके असर में कोई भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ इतना भयंकर अभियान चला दिया जाता है कि देशभक्त साबित करने के सारे उपाय फेल हो जाते हैं। एक और पैटर्न है,
देशद्रोही साबित करने का यह अभियान आईटी सेल, गोदी मीडिया की तरफ से ही चलता है। हमारा सवाल है कि क्या सोनम वांगचुक के साथ यही सब दोहराया जा रहा है? अप्रैल के महीने में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के हाथ होने की बात सरकार ने की, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच दुबई में खेला जाता है। तब कोई किसी को पाकिस्तान का एजेंट नहीं कहता है। जिस किसी ने भी कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनसुना कर दिया जाता है और 3-3 मैच खेले जाते हैं। लद्दाख के लोग छठी अनुसूची लागू करने और अलग राज्य की मांग को लेकर 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इतने समय से ये सब आरोप नहीं लगे, लेकिन अब जोर शोर से लगने लगे। कायदे से इस पर चर्चा होनी चाहिए। सही कि छठी अनुसूची क्या है, इसकी मांग क्यों हो रही है, भारत के संविधान में इसका प्रावधान क्यों किया गया है। सोनम की गिरफ्तारी से सारे सवाल पीछे चले गए, क्योंकि किसी को पता है कि छठी अनुसूची को लेकर बहस हो जाएगी तो देश के सभी आदिवासी इलाकों में इसकी चर्चा फैल जाएगी। वोटर लिस्ट में होना चाहिए। बात तो बड़ी कही है। आपको आके वोट डालना चाहिए, ये आप लोकतंत्र में है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है ये। होता है चुनाव आयोग का। बिल्कुल। यहाँ हो क्या रहा है कि नागरिक को कहा जा रहा है कि भाई आप बनवाइए, आप साबित कीजिए, जिम्मेदारी आपकी है कि आप वोट बनवाएं। हाँ। यानी जो पुरानी परिकल्पना थी उससे बिल्कुल ये उलट किस्म का है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी। पहले तो सेल्फ अटेस्टेशन, मैं ये कह दूं मैं भारतीय हूं तो चुनाव आयोग या तो ये कह दे कि आप भारतीय नहीं हो, प्रूव करे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना ही काफी था ना। बिल्कुल बड़ी बात कही है। यही सवाल खड़े करता है कि आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं उल्टी गंगा बहा के। एक तो सवाल ये सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि ये। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा सवाल ये आ रहा हूँ। दूसरा आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हमने सवाल पूछते तो उसमें क्लैरिटी आ जाती। ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उनको नहीं करनी चाहिए थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत ही मूर्तापूर्ण हास्यास्पद पुवड़ में बोल चुका हूं। ये किसी सवाल का जवाब किसी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, जवाब ही नहीं मिला है जनता को। आज है क्या, आप चुनाव आयोग हैं, संवैधानिक बॉडी हैं, लोगों को चाहिए कि आप पर विश्वास हो, आप काम ऐसा करें कि आप में विश्वास जगे। सही। अगर पत्रकार आपके सामने सच लाए या वो सत्ता से सवाल करे तो इसके सिर्फ 2 परिणाम हो सकते हैं। या तो उत्तराखंड के राजीव प्रताप और छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की तरह उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, या फिर उस पत्रकार पर इतने मुकदमे कर दिए जाएं कि उसका काम करना मुश्किल हो जाए। बड़ी रिपोर्ट है। राजीव प्रताप, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड लाइव के जरिए किस तरह से दर्शकों तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश की। सवाल यही किया जा रहा है, क्या इसी की कीमत राजीव प्रताप को चुकानी पड़ी? मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। हकीकत ये दोस्तों की आज की तारीख में इस देश में सिर्फ यूट्यूबर्स या फेसबुक के जरिए जो पत्रकार अपनी बात रखते हैं वही पत्रकारिता कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या कर रहा है वो मैं रोज आपको दिखाता हूं। मेरे जैसे कई पत्रकारों की आवाज भी आपके सामने ला रहे हैं और यही इस देश में पत्रकारिता की हकीकत है, जहां सत्ता की दबिश के सामने, दबंगों की दबिश के सामने या तो पत्रकारों की जान ले ली जाती है या उन पर इतने मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं कि उनका आधे से ज्यादा काम वकीलों और अदालतों में घूम घूम कर रह जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बेहद करीब से गोली मारी थी। अच्छा। ये घटना दिल्ली के बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के दौरान हुई। गोडसे ने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली सीने में, दूसरी और तीसरी पेट में लगी। महात्मा गांधी जमीन पर गिर गए और हे राम कहा। उनकी भतीजी मनु ने उनकी घड़ी देखी जिसमें शाम के 5:17 हो रहे थे। अपने गठन के बाद से ही अब सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है। छोड़ दीजिए आप, दलित पिछड़ा आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। तो आप इसको एक दकियानूसी सोच वाला, एक संकुचित सोच वाला
संगठन कह सकते हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, जो मनवादी व्यवस्था में यकीन रखता है, जो जाति के नाम पर भेदभाव वाली व्यवस्था में यकीन रखता है, जो छूत और अछूत की व्यवस्था में यकीन रखता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, उनके संविधान के खिलाफ है। सब जब से क्या डेफिनेशन में संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? किस अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की स्थिति है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए। दोस्तों ये वीडियो देखिए, कैसे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता रावण दहन के लिए अपने धनुष बाण को तानती हैं, लेकिन फिर अचानक तीर कुछ मीटर तो क्या सेंटीमीटर भी पार नहीं कर पाता है और उनके पैरों के पास ही गिर जाता है। दरअसल पीतमपुरा के पीयू ब्लॉक रामलीला मैदान में विजयदशमी समारोह में रेखा गुप्ता शामिल हुई और रावण दहन करने पहुंची, लेकिन तीर कमान से निकलते ही फुस हो गया। अब इस वीडियो को कई लोग शेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है अगर द्रोणाचार्य होते तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की धनुर्विद्या देखकर एकलव्य की जगह उनका ही अंगूठा कटवा लेते। तो कोई ये कह रहा है रेखा गुप्ता जी को बाढ़ नहीं सिर्फ जुबान चलानी आती है। दिल्ली रामलीला रावण दहन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जुमे की नमाज को लेकर यूपी के कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुरादाबाद, संभल में सुरक्षा सख्त की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पुलिस की निगरानी है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे माहौल खराब हो, इस बात को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर यूपी के कई ऐसे शहर जिनमें सुरक्षा को बढ़ाया गया, बरेली, मुरादाबाद, संभल में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, काफी सुरक्षा दी गई है। बरेली में करीब 8,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बरेली में पिछले दिनों लगातार बवाल देखने को मिला, जिसके मद्देनजर यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बरेली में आई लव मोहम्मद के विवाद के बाद लगातार प्रशासन बुलडोजर और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। लगातार मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सीलिंग की जा रही है। मगर सवाल यह है कि अगर प्रशासन यहां पर कार्रवाई कर रहा है तो यही प्रशासन फतेहपुर के टाइम कहां चला गया था? वहां पर भी तो उपद्रव हुआ था, किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी के घर पर कारोबार पर बुलडोजर नहीं चला। आगरा के टाइम कहां सो गए थे जब कर्मी सेना हथियारों के साथ बाकायदा हमला करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं, कोई बुलडोजर नहीं। ये सिलेक्टिव बुलडोजर की कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे आरएसएस की कहानी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्र नीति शिक्षा योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल जैसे नेताओं की भूमिका पढ़ाने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में मौलिक कर्तव्यों, नैतिक शासन और नागरिक जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना है। सिलेबस में आरएसएस का इतिहास, सिद्धांत, समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका शामिल होगी। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर भी अध्याय होंगे। टीचर्स को इसके लिए एससीईआरटी के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये योजना 18 सितंबर 2025 को सीएम रेखा गुप्ता द्वारा भारत मंडपम में शुरू की गई थी। अभी तय नहीं है कि इसे किस कक्षा से लागू किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस कदम का विरोध किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आरएसएस की सही ऐतिहासिक भूमिका बताई जानी चाहिए, न कि झूठा प्रचार। उन्होंने आरोप लगाया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय आरएसएस और हिंदू महासभा ने ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन किया था। राहुल गांधी क्या ने लगता अपने पहले ही संवाद में एक जो आपने खबर देखी को जन्म दे दिया और इसमें क्या फर्क लगता है? वो दरअसल कोलंबिया के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। अच्छा। यहाँ उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत के लोकतंत्र पर खतरा है, देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्था उनके हिसाब से काम करे। भारत को चाइना से सीखना होगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है। भारत नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पूरे देश में
सेंट्रलाइज्ड करप्शन है। सरकार कुछ लोगों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था सौंप देना चाहती है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गीतांजलि आंगो ने अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डाल दी है और बहुत जल्द ही इस पर सुनवाई भी हो सकती है, क्योंकि 6 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू हो जाएंगी और उम्मीद है कि 6 अक्टूबर के बाद ही सोनम वांगचुक मामले में भी सुनवाई हो। इससे पहले गीतांजलि आंगो ने पीएम मोदी, अमित शाह और राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखकर उनकी रिहाई की मांग की थी। इस वक्त सोनम वांगचुक राजस्थान की एक जेल में बंद है और जगह जगह उनकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। बरेली में जो हमें हिंसा देखने को मिले, क्योंकि बाबा ने कहा है चीज इन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, उन हाथों में उन बच्चों के ऊपर पत्थर नजर आ रहे हैं और पथराव करते नजर आ रहे हैं पुलिस की तरफ। ये तो गलत है, पथराव गलत है। वो भी किसी के बच्चे हैं जिनके ऊपर पुलिस वाले भी किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी के बेटे हैं। पथराव गलत बात है। सोचना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए। कोई मुद्दा है उसको बैठ के सुलझा सकते हो, कोई बात हो तो वो बैठ के सुलझाई जा सकती है। झगड़े से कोई मसला हल नहीं होता। मोहम्मद का नारा लगाना, जगह जगह पोस्टर लगाना सही है आपकी नजर में? ये तो लगाना कोई गलत बात नहीं है। अब कोई भाई अपने धर्म पे कोई अटल है तो क्या इसमें क्या बुरा है? आप अपने धर्म पे रहे, हम अपने धर्म पे रहे, किसी के धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम अपडेट्स हमने आपके सामने रखी है। इन सारी अपडेट्स पे आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।